हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। आ गया भाई, आ गया मैं तो। सत्या राजपूत आ गया। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की चिपचिपी सुबह के अंदर आपसे फिर से स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोगों ने साइंस शुरू कर रखी है और साइंस के अंदर भी फिजिक्स टॉपिक फिजिक्स सब्जेक्ट चलने लग रहा है हमारा। और फिजिक्स के अंदर हमारा ग्रेविटेशनल नाम का जो टॉपिक है यानी गुरुत्वाकर्षण वो चलने लग रहा है भाई। इसका एक पार्ट हम लोग परसों कर चुके थे, दूसरा पार्ट आज करेंगे और तीसरा पार्ट कल करेंगे। 3 पार्टों के अंदर आपका भाई ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होगा भाई, क्योंकि एक थोड़ा ज्यादा लेंथ इसके अंदर न्यूमेरिकल और सवाल ज्यादा है, तो इसलिए इसको 3 पार्टों के अंदर निपटाएंगे भाई। क्या होया? एक सेकंड। रोनाथ से प्रणाम, पूनम स्वामी प्रणाम भाई, प्रणाम। करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत परसों वाली क्लास के अंदर पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक थोड़ी सी चीज याद करो कि एफ है वो किसके बराबर होता है, जी एम बड़ा एम बटे में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता होगा, पढ़ा था ना परसों वाली क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में फॉर्मूला। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई। जी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। याद करो, परसों पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट वो m, एक बॉडी का मास, बड़ा m दूसरी बॉडी का मास, ठीक है, r दोनों बॉडियों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, f फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, जैसे पहला ही प्रश्न है आपका, मैं उसी दिन के बिहाफ पे लेके आया हूं जो मैंने परसों क्लास की थी, उसी दिन के आधार पे प्रश्न है ताकि थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी हो जाए। पहला प्रश्न देखो क्या भाई, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ देम इज डबल। भाई दो वस्तुओं के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब उनमें से क्या है, किसी भी एक का द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेलवे जेई के अंदर आपका है 25 मई 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई क्या दे रखा है भाई, आपके देखो 2 वस्तुएं हैं, एक का मास मान लिया m1, एक का मान लिया m2। m1 m2 किसी की भी वैल्यू डबल हो जाए, मान लिया m1 है या m2 आप जो भी बोलो, मान लिया मैंने m1 की वैल्यू पहले नॉर्मल थी, उसके बाद मैंने इसको बोल दिया डबल होगी ये, ठीक है। पहले m1 थी, अब क्या होगी 2m1 होगी। तो इससे इस फोर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये प्रश्न पूछा है। अब यहां पर 2m1 देखो रखो, इसी की वजह से ये f1 है, f2 के अंदर अगर आप रखोगे तो कैसे आ जाएगा आपका पास, देखो g m1 का क्या बना दिया हमने, 2 गुना हो गया यानी 2m1 प्लस m2, ओ सॉरी प्लस नहीं n2 में बटे में r स्क्वायर। अब ये जो चीज है हमारी, ये जो g है और ये m1 m2 है और ये r स्क्वायर है, ये तो एज इट इज ये f1 है, ये तो एज इट इज f1 है, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f2 इज इक्वल टू 2f1 लिख सकते हैं। यानी हमारा जो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गया, वो भी आपका 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना हो गया। यानी सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 2 गुना करेंगे तो आपका फोर्स भी कितना है, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यही इसके अंदर दिया है, तो यानी क्या जाए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, द ग्रेविटेशनल फोर्स डबल। अगर किसी का क्या है मास, अगर हम लोग 2 गुना करते हैं तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई। 2f सर कल क्लास क्यों नहीं थी? नीरज भाई परसों शाम को मैं शादी के अंदर गया था मेरे भाई, ठीक है, करीबी व्यक्ति की शादी थी और भाई बारात के अंदर गए थे आगे, तो भाई सुबह 4 बजे भाई मैं घर पे पहुंचा था, ठीक है। इस वजह से भाई सुबह जाग नहीं आई, मैं उठा ही सुबह 11 बजे था कल, ठीक है भाई। अब सुबह 4 बजे सोएंगे तो 11 बजे जाग आएगी ना, इसलिए नहीं ले पाया। गुरुजी आप ये क्लास सीईटी बैच में क्यों नहीं डालते? नहीं भाई प्रदीप कुमार, सीईटी बैच के अंदर भी बायोलॉजी चलने लग रही डेली सुबह 7 बजे, ठीक है। ओके, इतनी चीजें क्लियर है भाई। आगे चले,
आगे देखो अगला अगला उसके ऊपर चलते हैं। अगला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? रेलवे ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर प्रश्न, ये अलग है। जैसे मान लिया ये कोई भी वस्तु, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात होने लग रही है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखो लिख रखा साफ साफ, किसी वस्तु पर एक वस्तु, दो की बात नहीं, यहां पर दो था तो यहां पर दो लिखा था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा भाई, ठीक है, उस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोला जाता है? मान लिया ये धरती आपकी, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी वस्तु है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग रहा है भाई, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यानी इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोला जाता है? ये प्रश्न पूछा, बहुत इजी है, बताओ। आंसर आया तुम्हारा? हेलो गुरुजी, राजस्थान से हूं, मेरा दोस्त निवास पढ़ाई नहीं करता, उसका कीड़ा मारने के लिए दो शब्द कहो। गज्जू सीकर। भाई उसके कीड़ा है तो भाई ऐसे करो, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। दिवाली वाले पटाखे आते हैं तो एक बड़े वाला बुलेट बम लिया, आलू बम ले आओ, ठीक है, उसको रखो और उसके ऊपर रख दो तासड़ा। तासड़ा होता है ना, तसला बोलते हैं जिसको, तासड़ा, उसको मुद्दा करके रख दे और उसके ऊपर भाई, या फिर गिलास रख दे उसके ऊपर, और उसके ऊपर भाई ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे मतलब अपने कुल्ले थोड़ी सी उसकी दूरी पर रख लेना, फिर वो फटेगा, जब वो कुल्लों के जाके लगेगा ना गिलास, आपका जो खड़ा बाल है या जो भी कीड़ा हो मर जाएगा, ठीक है। ए आंसर है मैक्सिमम बच्चों का। ये कौन सा? वेट। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है सभी साथियों का भाई, वेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, वेट की डेफिनेशन ही क्या बताई थी? वेट की डेफिनेशन ही ये थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी जिस फोर्स के माध्यम से धरती उसको खींचती है नीचे, उसी को हम लोग क्या है, वेट के नाम से जानते। बिल्कुल इजी सा छोटा सा प्रश्न था भाई तो सही तो बात कहूं भाई, ठीक है, वेरी गुड। वेट आ गया, आगे चले, आगे चलो, आगे देखो कौन सा है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया 27 फरवरी 2021 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। जो आपका ग्रेविटेशन का जो लॉ है किसके द्वारा दिया गया था? याद करो, ग्रेविटेशन के कितने लॉ हैं? कितने लॉ है ग्रेविटेशन के? 3 लॉ हैं। बताओ भाई, ग्रेविटी नाम की कोई चीज है, यह चीज किसने खोज की थी? एक व्यक्ति था, कौन था? इसाक न्यूटन, जो कि क्या है, पेड़ के नीचे बैठा था और उसी ने देखा था कि भाई ऐसे क्या, एक फल टूट के पड़ा और अचानक से क्या ग्रेविटेशनल का नियम बन गया। वेरी गुड भाई, बी 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 न्यूटन, न्यूटन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था, न्यूटन कहां पर, ऐसे पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक से ऊपर से सेब आके गिरी नीचे, उसके बाद उसको क्या पता लगा कि हाँ भाई ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है भाई, ठीक है। आगे चले, एनटीपीसी के अंदर आया ये। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? रेलवे ग्रुप डी 8 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ, जो त्वरण होता हमारा ग्रेविटी है, जो मतलब जो त्वरण का मतलब जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है छोटा जी, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? प्रश्न आपसे पूछा, बताओ भाई, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? न्यूटन खुद मर गया, मैंने दुखी कर। ये तो चीज बिल्कुल सही है अनु वर्मा, ये तो सारे साइंटिस्ट ने खोज कर की, आप तो ऊपर पहुंच जाए हैं, हमारी को भी खोज हम पढ़ते रहते हैं ऐसे पागलों की तरह। बी कुछ साथियों का ये आंसर आया है, देखो कैसे होगा। आप लोगों को पता, जो जी होता छोटा जी, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? याद है कुछ? मैंने आप लोग एक चीज कराई थी, छोटी जी की वैल्यू किसके बराबर होती है? जी एम बाय में आर स्क्वायर के बराबर होती है। अब आप ये बताओ, ये जी एम बाय आर स्क्वायर आ गया। अब ये देखो जो ऑप्शन, अब ऑप्शनों को देखो, यानी जी की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड है? जी की वैल्यू हमारी बड़े जी के ऊपर भी डिपेंड है, एम के ऊपर भी डिपेंड है, आर यानी उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड है। ऑप्शन देखो, कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड है, जी की वैल्यू बिल्कुल सही है। मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एम, क्या एम जो ऑब्जेक्ट हमारा गिरने लग रहा है क्या उसके ऊपर डिपेंड है? एक रेडियस ऑफ द अर्थ, धरती का जो रेडियस है क्या उसके ऊपर डिपेंड है? और चौथा मास ऑफ द अर्थ एम, जो बड़ा एम है उसको माने हमने मास ऑफ द अर्थ, छोटा एम उसको माने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर है हमारा ये चीज डिपेंड नहीं करती? बताओ। सी आंसर है कुछ साथियों का भाई। अरे बिल्कुल ही, कुछ है ही नहीं।
आया भाई, नवीन का आया है बी, अमित साहलोत बी। भाई ये सब पढ़ने का क्या फायदा है, इसमें इनसे क्या कमाई होगी? भाई कमाई तो कुछ होने हो, लेकिन जहाँ पर भी आप जॉब लगोगे भाई, उसके लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी भाई। वहाँ पर जो इन चीज़ों को क्वालिफाई कर देता है एग्जाम में, उसी को पढ़ा लिखा माना जाता है। ठीक है, वहाँ पर इसको नहीं पढ़ा लिखा माना जाएगा कि हाँ भाई एक सुनो, ठीक है भाई, बी बिल्कुल सही है सभी साथियों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एम भाई, ये जो हमारा जी होता है, जी की वैल्यू भाई छोटे एम के ऊपर डिपेंड नहीं करती भाई। जो बड़ा जी है इसके ऊपर डिपेंड करती है, बड़ा एम है यानी जो धरती का मास है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो धरती का जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती भाई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बताओ, रेलवे ग्रुप डी के अंदर है 6 दिसंबर 2018 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा कथन इसके अंदर से गलत है? ये प्रश्न आपसे पूछा है, बताओ। पहला कथन क्या? वैल्यू ऑफ जी चेंज विद हाइट। जो जी की वैल्यू है, जो हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे ये धरती होगी, ये जो जी की वैल्यू है, क्या ये हाइट के साथ चेंज होती है या सेम रहती है? जैसे मान लो आप ज्यादा हाइट पे चलेंगे तो जी की वैल्यू अलग होगी, कम हाइट पे रहेंगे तो जी की वैल्यू अलग होगी, ऐसा होता है? नहीं होता भाई ऐसा। ये कथन बिल्कुल द वैल्यू ऑफ ना सॉरी होता है ऐसा, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, देखो अगर आप जैसे धरती के बिल्कुल नजदीक होगे तो धरती आपको जल्दी खींचेगी, और अगर आप धरती से बहुत ज्यादा दूर होगे तो धरती आपको थोड़ी स्लो खींचेगी। तो जी की वैल्यू के अंदर क्या है? हाइट वाइज डिफरेंस होता है कि अगर आपने ये नहीं सुना भाई, मैंने आपको बताया भाई, इक्वेटर्स के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा होती है, पोल्स के ऊपर कम होती है, हाइट के साथ चेंज होती है, जो डेप्थ होती है गहराई के साथ भी जी की वैल्यू चेंज होती है, नहीं करवाया था? ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 0 होती है, तो उसी टाइप से तो है, तो ये चेंज होती है। सेकंड पॉइंट क्या? वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये तो अभी कराया था। क्या जी की वैल्यू फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है? जी नहीं करती, तो ये कथन आपका गलत हो गया। अगला कथन, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ। धरती के मास पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ जी चेंज एज वी गो डीपर टू द अर्थ, बिल्कुल सही है। जैसे जितनी हम गहराई के अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी, और जितनी हम लोग हाइट की तरफ जाएंगे तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या है? गलत है। बाकी के तीनों कथन हमारे सही है भाई। देखो आप लोगों को एक चीज दोबारा से बता देता हूं, ये जो जी है बड़ा जी और ये जो छोटा जी, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी तो एक फिक्स वैल्यू है, इसका और कुछ काम नहीं, इसकी सिर्फ एक फिक्स वैल्यू है, और इससे रिलेटेड इसका कुछ भी काम नहीं है। ये जो छोटा जी है ना, ये है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो धरती, जैसे मान लो ये जी समझाता हूं आपको, मान लो धरती है, इस धरती की हर एक चीज को खींचने की क्षमता है, चुंबक वाली क्षमता है, ग्रेविटी वाली। ठीक है, मान लिया यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट को धरती खींचेगी नीचे की तरफ, ये धरती इसको खींचने लग रही है चुंबक के तहत, तो अब ये जिस स्पीड से नीचे आने लग रहा है, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आने लग रहा है, उसी को जी बोला गया है, छोटे वाला जी। ठीक है, चीजें समझ में आई? जो गुरुजी मैं किस्मत हूँ, आपसे क्लास लेती थी, मेरा फ़ोन चोरी हो गया जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाती थी गुरुजी। मैंने नंबर चेंज कर लिया, आपसे बैच लिया था गुरुजी, उस बैच में मेरा नंबर कर देंगे भाई पिंकी, ईमेल या उसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दो, आज कर देंगे चेंज। ठीक है सर, मैंने दिल्ली पुलिस का बैच लिया, उसमें साइंस की और अदर सब्जेक्ट की क्लास कहाँ है? भाई सपना चौधरी, उसके अंदर सारे सब्जेक्टों की है, साइंस के भी उसके अंदर डाल लेनी है, साइंस की क्लास उसके अंदर डालेंगे जून से, जैसे ही जीके का सिलेबस पूरा हो उसके बाद उसके अंदर साइंस की क्लास डलेगी। बाकी तो सारी डल चुकी है, उसके अंदर डेली लगती है, मैथ की क्लास डेली लगती है, रीजनिंग की क्लास डेली लगती है, जीके की क्लास डेली लगती है। आप उसके अंदर जैसे जाओगे ना बैच के अंदर, तो उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाना, ऊपर आपको जैसे कंटेंट, मैं इसके अंदर देख लेता हूँ फिर खोल के, ठीक है, वरना भी कम में खोल लिया करूँ मैं। ये रहा दिल्ली पुलिस का बैच, ऊपर भाई कंटेंट नाम से सेक्शन मिलेगा, ये रहा कंटेंट नाम से, उसके अंदर ये सारी चीजें, रीजनिंग की क्लास है, ठीक है, रिटन नोट्स भी हैं, सारी चीजें हैं भाई। ठीक है,
ये रहा बुक्स एंड ऑथर के कल की क्लास में डल रही पार्ट्स 2। रीजनिंग की भी कल हुई थी। एक सेकंड रुकना भाई। एक मिनट रुकना भाई, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई? नहीं हुई। जिक्के में सर टेम्पल नहीं करवाया। राहुल चौहान तो अभी जिक्के पूरी कहाँ होगी भाई? तुम ऐसी पागलों वाली बातें क्यों करते हो? जिक्के में टेम्पल है, अभी जिक्के पूरी होगी क्या? मैंने बोला है जिक्के पूरी होगी। अभी तो स्टैटिक जिक्के चलने लगे रही, बुक्स एंड ऑथर चलने लगे रही। अभी तो 2 ही पार्ट हुए, अभी उसके 2 पार्ट और रहते हैं। टेम्पल नहीं करवाए, सारी चीज करवाएंगे। समाई तो रखो। देखो भाई आगे चले, आगे चलो भाई। आगे देखो क्या है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। धरती के सरफेस के ऊपर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर? रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के अंदर आया है। बताओ देखो, जी है जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटे जी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जी इंटू में एम बाय में आर स्क्वेयर। ठीक है, अब जी तो कांस्टेंट है, इसको हमने यहां से हटा दिया। अब किसके बराबर हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? किसके बराबर हो गया भाई? एम बाय में आर स्क्वेयर के बराबर हो गया। एम बाय आर स्क्वेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। रेलवे एएलपी के अंदर आया, इजी प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे चलते अगला देखो, अगला कौन सा हमारा? देखो ये मैंने कल भी किए थे, धरती का मास और चांद का मास। सॉरी, परसों वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट, उससे रिलेटेड सवाल रहे थे। मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कि अगर आपका धरती के ऊपर जितना वजन है, आपका क्या है? धरती के ऊपर जितना वजन है भाई, चांद के ऊपर क्या है? आपके वजन का 1/6 पार्ट ही रह जाएगा। जैसे मान लिया धरती के ऊपर आपका वजन कितना है? 480 किलोग्राम है, तो चांद के ऊपर 1/6 हो जाए, नहीं 80 किलोग्राम ही रह जाएगा चांद के ऊपर आपका वजन। चीजें समझ में आई? तो अब वही पर्सन है, ये देखो क्या दे रखे आपको। इफ द मास ऑफ ए पर्सन इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर कोई व्यक्ति है, उसका क्या धरती के ऊपर कितना है? 60 किलोग्राम वजन है। व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून। जो चांद होगा, चांद के ऊपर है, उस व्यक्ति का मास कितना होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं। रेलवे एनटीपीसी के अंदर है। मैंने आपको क्या बताया? जितना भी वजन दे रखा है उसको 6 से डिवाइड कर दो, यानी उसको 1/6 कर दो। वजन कितना दे रखा है? 60 kg दे रखा है, तो 60 को कितने से? 6 से डिवाइड कर दो, कितना जाए? 10, यानी 10 kg किसके ऊपर हो जाए आपका वजन? चांद के ऊपर आपका वजन कितना हो जाएगा भाई? 10 kg आपको देखने को मिलेगा भाई। हाँ, बस इतना ही, इसके अंदर कुछ नहीं है। शिवम पाल सर, प्लीज मेरे दोस्त मीम्स विद अंकित को टाइम ऑन कर दो प्लीज, अब वो कोई मैसेज नहीं करेगा। शिवम पाल भाई अपने आप हो जाएगा। सर सबसे जल्दी नौकरी किस में मिलेगी और बिजनेस कौन सा करें जिसमें कमाई सबसे ज़्यादा हो? भाई जस महाकाल, सबसे ज़्यादा नौकरी तो यार मैं बताऊं, सबसे जल्दी नौकरी तो भाई कहीं पे नहीं मिलेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया तो वो है पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम। अगर 10वीं के अंदर बढ़िया नंबर हैं तो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में लग जाओगे, सबसे जल्दी नौकरी मिलेगी, ना पढ़ने की भड़क ना कुछ और। और भाई बिजनेस तो भाई ऑल बिजनेस आर रिस्की। बिजनेस भाई आप तब करेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने मैक्सिमम जने सुने होंगे नौकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस करो बिजनेस करो। बिजनेस भाई वो बंदा कर सकता है जिसके घर का ब्योत अच्छा हो, ब्योत मतलब कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके मदर फादर है, उनके अंदर से कोई एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ हो, आपके कम से कम 10-15 खेत हों, किले हों यानी, ठीक है, तब आप बिजनेस वगैरह करने का रिस्क ले सकते हो। आपका भाई बहन कोई जॉब पे लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपके घर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, नॉर्मल खेती बाड़ी करते हैं परिवार वाले, कोई घर में जॉब भी नहीं है, तब आप बिजनेस की सोचने लग रहे हो तो बहुत डेंजरियस, मतलब रिस्की है। मैं नहीं कहने लग रहा मत करो लेकिन रिस्क, उसके अंदर कोई गारंटी नहीं होगी आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है भाई।
मैक्सिमम बच्चे ये सोच के कोई ना कोई बिजनेस करे। जैसे मान लो किसी ने कोई भी बिजनेस, मान लो कई बच्चे हो गए ये आजकल चल रहा है फास्ट फूड का बिजनेस करें। मान लिया आप फास्ट फूड का बिजनेस करते हो, उसके अंदर एक दुकान लोगे पहले किराए के ऊपर, कोई भी दुकान मान लिया कम से कम इस हार के अंदर, जैसे अगर आप खोलते हो बड़े शहर के अंदर तो भी कम से कम 45 से 50 हज़ार तो दुकान का किराया होता है। ठीक है, तो आपको हमने मान लिया, हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलते हैं भाई 50 हज़ार तो किराया हो गया आपका। ठीक है, प्लस 1 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एडवांस, यानी 1 लाख तो आपको शुरुआत में सिर्फ दुकान की बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो इंटीरियर का जो सामान होता है और जो जैसे मान लो जो भी ये खाने पीने बनाने की जो मशीनें आती हैं, टेबल मेज जो भी सिस्टम आया, कम से कम 10 लाख रुपए, कम से कम बताने लग रहा हूँ। अगर आप मतलब मीडियम क्वालिटी का मटेरियल लगवाओगे तब अप्रोक्स 10 लाख रुपए। ठीक है, 9-10 लाख इतने, तो कम से कम भाई आपको 10 लाख रुपए तो चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब बच्चे क्या है, एक दूसरे देखते हैं भाई हाँ उधर बिजनेस सही चल गया, आपने 10 लाख रुपए लगाए, फिर 1 साल तक तो आप ये समझो कि कोई गारंटी नहीं आपका प्रॉफिट होगा। 1 साल तक आपको मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और हो सकता है किसी महीने अच्छी सेल ना तो आपको घर से भी किराया भरना पड़े, क्या पता आपकी सेल के अंदर से किराया ना भी निकले। ठीक है, यानी 1 साल तो क्या है आपको मतलब नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल 1 साल तक का, यानी आपके पास बैकअप होना चाहिए, इतना अमाउंट पैसा होना चाहिए आपके पास कि अगर 1 साल तक भी अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट ना दे तो भी आप काम चला सको। मोटा मोटा ये समझो 10 लाख रुपए आपके पास और होने चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी टोटल आपके पास 20 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप 1 साल तक बिजनेस कर सकते हो। फिर हम लोग देखें 1 साल के बाद पॉसिबिलिटी है वो चल भी जाए, और अगर आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छे से नहीं चलाया, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, आई चीजें समझ में, तो ऐसे चलते भाई बिजनेस। तो कभी भी ये सोचो ना भाई सीधा बिजनेस तो कम से कम 20 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, तब जाके 1 साल तक टिकना पड़ेगा। कई बच्चे सोचते पहले महीने से भाई हमारे लाख की इनकम शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शुरुआत में कम होती है, शुरुआत में क्या पता जितना किराया है वो भी ना निकले, फिर लेकिन धीरे धीरे होता है। लेकिन देखो ये चीज़ें, मेरा तो सजेशन आपको यही है, पहले जॉब ले लो, जॉब के अंदर पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं। अब घरकों के पैसों से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, घर वालों के पैसों से ना चले तो दुख तुम्हारे होगा, और खुद के पैसों से करोगे ना चले तो भी वो नहीं होगा कि हाँ भाई मैंने ट्राई करके देखे, नहीं चले कोई बात नहीं। ओके, आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो क्या है, कंसिडर एन इमेजिनरी प्लेनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ द अर्थ। If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, then the acceleration due to gravity on the planet will be, ये तो कल किया ही था, परसों किया ही था, उसका डबल हो जाएगा 2g हो जाएगा। ये तो मैंने परसों नहीं किया था, अरे वही तो सिंपल सा, हमने जी पढ़ा था, जी की वैल्यू किसके बराबर है, जी एम बाय में आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो मान लिया हमारी अर्थ का है, इसने क्या देखा जो दूसरा प्लेनेट है उसका मास रेडियस दोनों अर्थ वाले से हाफ है, यानी कि दूसरे प्लेनेट का हमने मान लिया जैसे मास हो गया m/2 भाई हाफ है, रेडियस भी उसकी कितनी हो जाएगी r/2, इसका स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारे पास r²/4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 2gm बाय में r² हो जाएगा, यानी कि जो धरती का जो g है उसका कितना 2 गुना जाएगा 2g आ जाएगा। ये तो परसों किया ही था, परसों नहीं किया था मैंने, वही वाला तो है, वही दोबारा से दे रखे घुमा के। आगे चलते, आगे देखो कौन सा है, When a body is moved from the equator to the north and south pole, its weight, जब कोई भी बॉडी है भाई वो इक्वेटर से, जो इक्वेटर है भाई, इक्वेटर से कहां पर जाते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा से है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाता है, तो उसका भार है, जो उसका वजन है, उसके अंदर क्या चेंज होता है, उसका वजन आपका घटेगा, सेम रहेगा, बढ़ेगा, या साउथ पोल के ऊपर बढ़ेगा और नॉर्थ पोल के ऊपर घटेगा। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 22 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, बताओ फटाफट से। मास नॉट चेंज ऑफ टारगेट, किस चीज का मास नॉट चेंज भाई, इंक्रीज आंसर आया किसका, मोनू रेसर का, वेरी गुड भाई। अरे तो साहिल क्या बार करेगा एक कमेंट, बता तो दे के मास नॉट चेंज, पूरी चीज तो बता दिया कर। मैं ब्लॉक कर,
एक कमेंट 10 बार कर, बात पूरी कौन बताओ। मास नोट चेंज, मास नोट चेंज, अभी 2 बार तो तरागा पूछ लिया, ये भी मास नोट चेंज, मास नोट चेंज, वही सेम कमेंट। देखो भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, उसका मास जो उसका है बॉडी में, इट्स वेट, उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मैंने आपको परसों ही बताया था। वेरी गुड भाई, सी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। हाउ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है हमारा, एक्सेलरेशन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जी से रिप्रेजेंट करते हो, यही तो है इंग्लिश स्मॉल लेटर जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल प्रश्न है भाई, रेलवे जेई के अंदर है 23 मई 2019 के अंदर भाई। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल लेटर जी से रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आगे चलो, आगे चलते हैं। Why does a stone thrown towards the sky return to the earth, जो आकाश की ओर अगर हम ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो वापस धरती की तरफ क्यों आता है, ये प्रश्न पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी 19 सितंबर 2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है, क्या दे रखा है, डाउनलोड प्रेशर पुल इट टुवर्ड अर्थ, डाउनलोड, डाउनवर्ड आएगा शायद, डाउनवर्ड प्रेशर है वो इसको धरती की तरफ खींचता है, एक कथन तो ये। सेकंड, सेंट्रीपिटल फोर्स विच पुल इट्स डाउनवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स खींचता है। तीसरा, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पुल इट टुवर्ड्स द अर्थ, वर्क डन खींचता है। चौथा, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल इट टुवर्ड्स द ग्राउंड, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है भाई। यहां पर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसको क्या है, धरती की तरफ खींचता है भाई। ठीक है, गुरु जी आप गाइड अच्छा करते हो, कहाँ से आप अब तक भाई, वो तो मैं सही कहूँ हूँ सर, आज सिर्फ नहीं एमसीक्यू नहीं है भाई नीलू, थ्योरी भी है। ये तो अभी जैसे कल जो मैंने परसों क्लास ली थी ना, उसके थोड़े से एमसीक्यू रह रहे थे। उस दिन वाली क्लास थोड़ी लेंथी हो गई थी, 1 घंटे प्लस की हो गई थी, 1 घंटे से 4 मिनट की हो गई थी, तो एक कुछ एमसीक्यू रह गए थे जो प्रीवियस ईयर के थे भाई। अपना काम तो प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे जो भी टॉपिक करने लगे रहे हैं तो उसके सारे के सारे वो चीजें करवाएं। ठीक है, तो उस दिन रह गए थे तो ये करवाने लगे रहे हूँ। थ्योरी भी आगे आगे आई, आगे हम लोग पढ़ेंगे धरती का मास कितना, धरती की रेडियस कितनी है, ठीक है, चांद का मास कितना, चांद की रेडियस कितनी, वो भी पढ़ेंगे। मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई, मोशन जो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है, फ्री फॉल वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे कौन सा है, आगे चलते हैं। इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए इनिशियल, देखो अब एक चीज समझानी भाई, अब आगे हम लोग नई चीज के ऊपर है। एक चीज तो ये समझो भाई, अब ये हमारा जो परसों वाला टॉपिक वो हमारा खत्म हो चुका है। अब जो आपको पहली चीज जो समझनी है, एक तो यहां पर लिख दिया मैंने अर्थ, धरती, यहां पर लिख दिया मून यानी कि चांद। ठीक है, एक तो आपको इन दोनों का जो वजन है, वजन का पता होना चाहिए, इन दोनों का वेट कितना है। ठीक है, इन दोनों का वजन है, एग्जामिनर पूछता है किसका कितना वजन है। धरती का वजन हो 5.9 गुणा 10 की पावर 24 केजी, 5.9 गुणा 10 की पावर 24 केजी, इतने किलोग्राम है धरती का वजन है भाई। ठीक है, अब आप सोचो धरती का वजन इन्होंने तोलिया कैसे भाई, ये सिर्फ बहुत सारे फैक्टर होते हैं उनके हिसाब से एक अंदाजा लगाया होता है। ठीक है, सेकंड जो चांद है, चांद का कितना, 7.36 गुणा 10 की पावर 22 केजी भाई, ये है चांद का वजन। याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट एग्जामिनर दे देता है कि धरती का वजन कितना है, चांद का वजन कितना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। उसके बाद होता है धरती का, आपकी धरती की रेडियस कितनी है, रेडियस पूछेगा, चांद की रेडियस पूछेगा। तो धरती की रेडियस कितनी है, 6.37 गुणा 10 की पावर 6 मीटर भाई, ये है भाई धरती की रेडियस भाई, कितनी, 6.37 गुणा 10 की पावर 6 मीटर भाई। चांद की रेडियस कितनी है भाई, 1.74 गुणा 10 की पावर 6 मीटर भाई, ये है चांद की रेडियस, ये रेडियस है, और ये इधर क्या आपका वेट है। दोनों चीजें क्लियर हुई। क्या क्या चीजें दे रखी हमको, अर्थ यानी धरती, मून यानी चांद। अर्थ का वेट कितना है और रेडियस कितना है, धरती और चांद का वेट कितना है और रेडियस कितना है, दोनों की दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अब जो दूसरी जो चीज हमको जो पढ़नी है, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, याद होंगी आप लोगों को। क्या क्या इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। और चौथी थी हमारी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी, आप सभी के याद भी होंगी भाई। ये इक्वेशन थी नॉर्मल मोशन के लिए, अगर आप धरती के ऊपर जैसे नॉर्मल गाड़ी के अंदर चलने लगे रहे हो, बाइक के ऊपर चलने लगे रहे हो, उस टाइम में इन इक्वेशंस का सारा काम होता है। अब हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई ग्रेविटी के अंदर,
ये तो था नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसकी इक्वेशन क्या होंगी। कुछ चेंज नहीं होना, जहां पर भी ए है उस ए की जगह छोटा जी आ जाएगा। क्या होएगा हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस में छोटा जी इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर भी ए है उस ए की जगह क्या लगा दो, जी लगा दो भाई। एस है, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट भाई। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक चीज और समझाता हूं। जैसे हम नॉर्मल जो सवाल करते थे इसके अंदर हम एस किसको मानते थे, जो नॉर्मल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भाई, यहां से वहां तक ऑब्जेक्ट गया है, डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको मानते थे। अब वाले इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट, ये धरती है, ठीक है, अर्थ है आपकी, मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर उछाला, यहां तक बोल गई और फिर ये वापस आई, वापस आकर यहीं पर रुक गई, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारी एस है, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगी। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां पर भी आपकी चीजें खत्म होगी घूम फिर के, ठीक है, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लिया ये पॉइंट है हमारा, जैसे यहां से ऐसे 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 सड़क गई और यहां पर आके खत्म होगी, तो इन दोनों पॉइंटों के जो बीच की दूरी है, इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यानी कि यहां पर अगर जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको ऊपर उछालोगे और ऊपर जाके वो चीज वहीं पे आके वापस गिरे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतनी चीज आ गई ना समझ में। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहां पर बहुत केसों में जीरो लेऊंगा मैं, तो इसलिए आपको पहले ही समझाने लगा भाई मैं जीरो क्यों लूंगा। ठीक है, आपको बता दिया भाई जीरो किस वजह से हुई। एस इज इक्वल टू क्या जाएगा, यूटी प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर भाई। जहां पर भी ए है, ए की जगह जी लगा दो, बस इतना ही चेंज करना है। और तीसरी इक्वेशन कौन सी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GS भाई। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई। ये दूसरा पॉइंट और ये हमारा तीसरा पॉइंट भाई। ये चीजें समझ में आई, हर एक साथी के समझ में आई। ये क्या कौन सी थी, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हम नॉर्मल पढ़ते थे। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ चेंज इतना, जहां पर ए होता था उस ए की जगह आपको क्या लेना है, जी लेना है, बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। बताओ भाई, इतनी चीजें क्लियर है। बताओ बताओ बताओ, एक बार बताओ फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर है तो मैं आगे चलूं। बताओ भाई बताओ एक बार, ऑल क्लियर, टिया सैनी कर दूंगी लेनी है, क्लियर मुस्कान मलिक। ठीक है, हाँ मास तो चेंज नहीं होता मून। अच्छा 60 kg ऑल्सो ऑन मून भाई, तो उधर वेट पूछ रखा था ना। तो लिया तो भाई देखो, देन व्हाट विल बी द मास, तो सेम रहता है भाई। लेकिन भाई ये तो अब एग्जामिनर ने सवाल दे रखे है, यहाँ पर 0 kg तुम कर नहीं सकते, वो चीज मैं आपकी समझ गया। देखो इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। अब इससे रिलेटेड सवाल करें, न्यूमेरिकल करें भाई। सर कितने बजे क्लास खत्म होगी, क्लास भाई अभी कितनी देर की हुई है, 33 मिनट की क्लास हुई। कम से कम ये समझो 1 घंटे की क्लास तो होती है, मोटा मोटा आपकी क्लास हो जाएगी 10:15 बजे के आसपास खत्म, मोटा मोटा 20 मिनट की क्लास हो रहती है। देखो भाई क्या है अगला, अब देखो अब करते हैं हम लोग सवाल। ये जैसे पहला सवाल है, इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, how much time will it take to reach its highest point? The value of g can be taken as 10 meter per second square। आपको एक और चीज समझा देता हूं, इसके अंदर एक चीज और बतानी भूल गया मैं आपको। जो भी g की वैल्यू होगी ना, अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकने लग रहे हो ऐसे छप देसी, तो g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। क्योंकि आपको देखो पता है ये धरती है हमारी, ये अर्थ मान लिया, अर्थ है, किसी चीज को ऐसे नीचे की तरफ खींचती है ना, मान लो कोई बॉल ऐसे नीचे की तरफ गिरने लग रही है, तो ये जो स्पीड होगी ना, इसी स्पीड को क्या बोला गया है, इसी स्पीड को हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया है, और इसी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अपोजिट में कोई चीज फकाओगे,
अब आप कोई भी चीज ऐसे बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फकाने लग रहे हो, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फकाओगे तो सीधी सी बात है कि भाई ये जो जी है आप यानी आप धरती के अपोजिट चलने लग रहे हो, तो यानी इस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट के अंदर -9.8 हो जाएगी। यानी अगर किसी भी सवाल के अंदर ये चीज आए हम बॉल को ऊपर की तरफ फकाने लग रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है -9.8 लेनी है। इतनी चीजें क्लियर है, इसको गलती मत कर देना एग्जाम में, इसीलिए आपको अभी बताया स्पेशल, कभी आप गलती कर दो, ठीक है। अब चलते सवाल की तरफ आ जाओ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, ने क्या दे रखा है भाई, एक गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड से प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका, यानी इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी दे रखी है भाई 25 मीटर पर सेकंड भाई। तो उसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो यानी जैसे मान लो ये धरती है, अब मैंने यहां से बॉल को फकाया ऊपर, यानी जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है यहां तक पहुंचने के लिए इसको कितना समय लगेगा, जी का मान आपको लेना। देखो जी का मान वैसे 9.8 होता है, इसने दे रखा है भाई सवाल की कैलकुलेशन इजी हो जाए तो इसने 10 दे रखे तो आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है। आप खुद भी अगर कोई सवाल करते हो आपको ये लगता है कि 9.8 लेने से कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी तो आप इसको 10 लेके भी अप्रोक्स लेके भी सवाल को निकाल सकते हो। यानी जी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 10 दे रखी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो क्या दे रखा है इसने, क्या पूछा है भाई, फिर तो उसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने कितना समय लगेगा, आपसे इसके अंदर भाई टाइम पूछेगा भाई, टाइम उसको कितना लगेगा अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के अंदर भाई, ये चीज आपसे पूछी गई, बताओ फटाफट से भाई कितना समय लगेगा उसको अपने हाईएस्ट बिंदु तक पहुंचने। 2.5 सेकंड आंसर भी आ गया जय श्री राम का, वेरी गुड भाई, बिल्कुल आपका वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही, 2.5 सबका सही है। देखो भाई हमको क्या दे रखा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको सिर्फ इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है, हाईएस्ट पॉइंट तक, यानी शुरुआती ये हाईएस्ट पॉइंट है, बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये प्रश्न पूछा गया है। अगर यहां पर आना होता, वापिस आना होता, तो ये आने वाली वेलोसिटी क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी होती, लेकिन फाइनल वेलोसिटी की तो यहां पर कोई बात ही नहीं होने लग रही, तो सीधी सी बात है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अरे इनिशियल कौन सी होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी यू, हम किसी चीज को ऊपर फेंकते तो यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी तो दे रखी इसने यू है, लेकिन हमें वापस आने की कोई बात ही नहीं करने लग रहे, यानी फाइनल वेलोसिटी की तो कोई बात नहीं। इसने पूछा तो ये भाई हम बॉल को फकाते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट जहां तक बॉल जाएगी फिर वापस आएगी, यानी जो ऊपर वाला जो पॉइंट जहां तक जाएगी सिर्फ वहां तक का टाइम बताना, वापस आने का कोई जिक्र नहीं है इसका, ठीक है। तो वी तो हमारी 0 होगी। सवाल क्या था हमारे पास, देखो सवाल के अंदर वैल्यू पुट करो, v किसके बराबर है हमारे पास, u प्लस gt के बराबर है, ये था हमारे पास। v की वैल्यू सवाल के अंदर क्या दे रखी है भाई 0 दे रखी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, तो 25 लिख देंगे भाई। g की वैल्यू कितनी लेने को बोल रहा था 10 लेने को बोल रहा था, ठीक है। और g को अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकने लगे तो g की वैल्यू -10 लेंगे, तो यहां पर ले ली मैंने -10। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, और टाइम की तो हमको निकालनी है, टाइम हमको पता नहीं कितना है, ठीक है। अब देखो अब इसको कैसे करें, यहां पर 0 हो गया, आगे कितना 25, अब प्लस माइनस माइनस होता है यानी -10t हमने ले लिया, ठीक है। अब ये 25 अगर इस तरफ ले आओगे तो ये भी माइनस का 25 हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू -10t, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब 25 किसके बराबर है 10t के बराबर, तो t किसके बराबर हो जाएगा 25/10 यानी कि 2.5 के बराबर, यानी 2.5 सेकंड के अंदर क्या है वो बॉल अपने इस हाईएस्ट पॉइंट तक यानी यहां तक पहुंच जाएगी धरती से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। जिसका भी 2.5 सेकंड आया था बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, यही आएगा आपका 2.5 सेकंड भाई, ओके। ठीक है, हाँ अरे यार ले बता देता हूं, देखो ये वाला बोलने लगे रहे हो आप, देखो आपको चीज समझाता हूं भाई आपको एक चीज समझाता हूं, शायद मैंने इसके अंदर गलती कर दी जल्दबाजी के अंदर, आप भी एग्जाम के अंदर ये गलती करोगे। इसके अंदर देखो क्या चीज, आपको जो हमारा मास होता ना, मास वो कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, कहीं पर भी चेंज नहीं होता। पूरी धरती के ऊपर घूम लो, चाहे आप चांद के ऊपर चले जाओ, चाहे आप
कोई और ग्रह के ऊपर चले जाओ, चाहे आप अंतरिक्ष के अंदर चले, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मास होता क्या है, जैसे पेन है, इस पेन के अंदर जो भी चीजें हैं सारी चीजों से मिलकर जो बने इसको मास बोल लेंगे, ठीक है। इसका मास इतना है, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट जो धरती हमको खींचती है उसको वेट बोलते हैं। वेट चेंज होता, मास चेंज नहीं होता। अब इस सवाल के अंदर क्या दे रखा था कि किसी व्यक्ति का जो मास है वो 60 kg धरती के ऊपर, तो चांद के ऊपर उसका मास क्या होगा, चांद के ऊपर भी उसका मास 60 kg ही रहेगा। अगर यहां पर देता कि किसी व्यक्ति का वजन, मास की बजाय यहां पर क्या देता, अगर यहां पर वेट दे देता 60 kg, चांद के ऊपर उसका वेट कितना होगा, तब हम इसको 10 kg करते हैं भाई, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक है क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में लपेट दिया, ठीक है। और आप लोग भी एग्जाम के अंदर गलती कर सकते हो, तो इस चीज को ध्यान रखना कि मास हमेशा क्या है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास किसी का 60 है तो 60 रहेगा, 40 है तो 40 रहेगा, 100 है तो 100 रहेगा, चाहे चांद पे जाए, चाहे धरती पे जाए, चाहे पाताल में जाए, चाहे आकाश में जाए, वेट चेंज होता है। वेट अगर यहां पर लिखा था वेट 60 kg, तो चांद पे उसका वेट कितना होगा, तब हम उसको 10 kg लिखते, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना भाई, ये मेरे से गलती होगी इसको, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। चले अब भाई, अब आगे अगला सवाल देखो भाई, अगला क्या हमारा, ए बॉल थ्रो वर्टिकली रिटर्न्स टू द अर्थ आफ्टर 10 सेकंड भाई, यानी एक बॉल को हमने वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ फकाया, ये ऊपर पॉइंट पे पहुंची और फिर वापस भी आ गई। टोटल जाने और आने की प्रोसेस के अंदर उसको कितना 10 सेकंड का समय लगा भाई, ठीक है। जिस गति से इसे फेंका गया वह क्या है, यानी इसको किस गति से फेंका गया था उस गति का नाम, यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है। पर्सन क्या दे रखा है आपको, रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर है। सवाल को समझो क्या दे रखा है, कोई भी जैसे मान लीजिए धरती हमारी, ये अर्थ है, यहां से इस बॉल को कैसे ऊपर की तरफ फेंका गया है, यहां से इस बॉल को कैसे ऊपर की तरफ फेंका गया है भाई। ये मान लो इस पॉइंट पे जाके बॉल रुक गई, फिर इसने वापस आना स्टार्ट किया, बॉल ने ये वापस आई है फिर बॉल, तो अब ये जो ऊपर गई और जो नीचे आई है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर भाई इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसको टोटल भाई 10 सेकंड का समय लगा भाई। इसको टोटल कितने सेकंड का भाई, 10 सेकंड का इसको समय लगा है बॉल को ऊपर जाने और वापस आने के अंदर, टोटल आने जाने का टोटल सफर इसको कितना 10 सेकंड का लगा है। ये पूछा गया भाई जिस गति से बॉल फेंकी गई थी ऊपर की तरफ, यानी बॉल जब ऐसे ऊपर की तरफ फेंकी गई थी, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी आपको वो फाइंड करनी, वो एग्जामिनर ने पूछे भाई वो क्या होगी। अब सीधी सी बात है, देखो जी है, जी की वैल्यू क्या होगी, हम लोग क्या लेंगे, जी की वैल्यू 10 लेके चलेंगे क्योंकि 9.8 से थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, जी से अगर हम 10 लेंगे तो उससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। यू की वैल्यू क्या है आपको निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है आपको 10 सेकंड दे रखा, आने जाने का 10 सेकंड समय दे रखा आपको। बताओ अब सवाल भी आ गया 50 मीटर पर सेकंड मोनू रेसर का, मोनू रेसर होशियार लड़का भाई, बिल्कुल सही है भाई। ओके ओके ओके, वेरी गुड। पूजा का भी बिल्कुल सही है 50 मीटर पर सेकेंड, लक्ष्मी कुमारी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। जिसका भी 50 है बिल्कुल सही है। देखो और इसके अंदर एक और चीज है भाई आपकी, क्या चीज है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई चीज यहां से स्टार्ट हुई है, ऊपर तक गई है और वापस इसी बिंदु के ऊपर आ गई है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यहां पर आपको क्या है, एस की वैल्यू भी दे रखी है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है। अब इस सवाल को निकालेंगे तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएं v = u + gt, तो इसके अंदर तो भाई एस का कोई रोल ही नहीं है, यानी ये फॉर्मूला तो आपका नहीं लगेगा, इस फॉर्मूले को काट दो भाई, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बचा, फॉर्मूला बचा s = ut प्लस में हाफ gt², ये वाला फॉर्मूला बचा। अब हम इसका यूज करेंगे। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, 0 है, क्योंकि जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया भाई। u की वैल्यू हमको निकालनी है, t की वैल्यू 10 दे रखी है, नहीं हो गया हमारे पास 10u, u की वैल्यू तो हमको निकालनी नहीं पता, t की वैल्यू हमको 10 दे रखी है तो 10u हो गया। प्लस में हाफ इंटू में g की वैल्यू कितनी लेंगे, g की वैल्यू 10 लेंगे भाई, अरे g की वैल्यू तो 10 लेंगे, हाफ इंटू में g की वैल्यू ले ली हमने 10, t की वैल्यू कितनी थी 10 है, 10 का t का स्क्वायर करना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100 जाएगा, 100 जाएगा, 2 5 10 यानी हो जाए 50 भाई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 10u और प्लस में कितना आ गया हमारे पास 500, ठीक है,
50 गुणा 10 500 हो गया, ठीक है। और हाँ ये तो -10 तो करना भूल गया भाई, -10 आएगी भाई, सीधी 10 नहीं, क्योंकि आप ऊपर की तरफ बॉल पकड़ने लग रहे हो, यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में जाने लग रहे हो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पूछी ना, यू पूछा ना, तो यू के केस के अंदर तो आप बॉल को ऊपर की तरफ पकाओगे तो -10 आएगा, ठीक है। तो यानी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा 500 की बजाय क्या हो जाएगा हमारे पास -500 हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब क्या ये माइनस है तो ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, यानी 500 किसके बराबर हो जाएगा, 10 यू के बराबर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी यू यानी जो स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 50 मीटर पर सेकंड क्या हमारी स्टार्टिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। यस यस यस, वेरी गुड, गुड बाय गुड। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों ली थी अंजलि, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों ली थी इस सवाल के अंदर, तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं होने लगी, इसलिए मैंने 0 ली। देखो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड से देखो क्या दे रखा है, ए बॉल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी 25 की, ठीक है। हाउ मच टाइम, उसका टाइम पूछा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहां तक पहुंचने के लिए उसका टाइम कितना लगेगा। ये जो आपने ऊपर बॉल फकाई है किसी एक बिंदु तक जाके रुकेगी फिर वापस आती है, ऐसी होती है ना, तो बॉल जब ऊपर तक जाती है ना, इस बिंदु तक जाती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू। फिर यहां से जब वो नीचे आने स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसमें नीचे आने कोई बात ही नहीं छेड़ी, इसने क्या बोला हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगी, द वैल्यू ऑफ जी दे रखा है डायरेक्ट निकाल दो। ये जो देखिए हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के अंदर वो टाइम कितना लेगी, हमसे सिर्फ यू पूछा है, वी का कोई जिक्र ही नहीं है, वी का अगर कोई जिक्र नहीं तो हम उसको 0 मान देंगे, वी की हम कोई बात ही नहीं करने लग रहे, इसलिए 0 ली थी। ये सवाल सबके समझ में आया नहीं आया बताओ एक बार। अरे पिंकी राठौर बोल तो दिया, टेलीग्राम या उसके ऊपर मैसेज कर दे भाई, टेलीग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दे, @MOHII के थी टेलीग्राम आईडी, वरना भी चेक करनी पड़ेगी, एक बार रुक जाओ, IIT थी शायद, हाँ यही थी, IITTPUNI, इस नाम से मिलेगी टेलीग्राम आईडी, उधर मैसेज कर देना, ठीक है, हो जाएगा चेंज। ओके चले आगे आगे चलो, अगला सवाल देखो, अगला कौन सा हमारे पास। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इज 14 मीटर पर सेकंड, देन इट विल टेक डैश टाइम टू रीच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। क्या दे रखी है आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की, यू दे रखी है 14 मीटर पर सेकंड, देन इट विल टेक डैश टाइम, तो ये कितना टाइम लेगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ये हमारा होगा हाईएस्ट पॉइंट भाई, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमारी 14 मीटर पर सेकंड भाई, उसके बाद फिर ये वापस भी आएगी, यहां तक वापस भी आएगी, तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वापस आने तक के लिए जो पूरी प्रोसेस हुई है, टोटल टाइम कितना लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है ALP के अंदर, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के एग्जाम के अंदर ही, बताओ कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, यानी कि टाइम आपसे पूछा है, ठीक है। आप जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गए, तो सीधी बात है डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना जाए आपके पास, 10 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया, आपसे टी की वैल्यू पूछी गई है, तो टी की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल लोगे, टी की वैल्यू वही फॉर्मूला है, S = UT प्लस में हाफ GT², वैल्यू पुट करोगे, सवाल को निकाल लोगे, बताओ क्या आएगा, बताओ आ भी गया, वेरी गुड, 1.43 सेकंड, 1.43 सेकंड, बहुत सारे साथियों का आंसर आया है 1.43, शाबाश। बहुत फास्ट सर्विस दे रहा था हम तो। भाई इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। सी वेरी गुड भाई। देखो कैसे करोगे भाई, नॉर्मल है, देखो कुछ भी नहीं है, S की वैल्यू 0 दे रखी है, U की वैल्यू हमको 14 दे रखी है, T की वैल्यू निकालनी है यानी 14T प्लस में हाफ इनटू में G की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ठीक है। ऊपर की तरफ तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। आंसर आपका पॉइंटों के अंदर आने लग रहा है, पॉइंटों के अंदर आने लग रहा है, तो भाई जी की वैल्यू अगर 9.8 लोगे तो बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, क्योंकि पॉइंटों के अंदर आंसर है ना। डायरेक्ट 10 लोगे तो फालतू आएगी, जहां तक मेरे को लगने लग रहा है। क्या ले फिर पॉइंट के अंदर ले गया 9.8 लियो क्या, चलो पर 10 लेके कर लेते हैं।
इधर क्या है आपका -10, टाइम हमको निकालना है यानी टी का स्क्वायर हमको निकालना है, ये हमको पता नहीं है। अब इसको देखो कैसे करेंगे आप लोग, देखो भाई यहां से हमने क्या चीज कॉमन ले ली, यहां से हमने इसको काटेंगे तो ये तो 2 5 जा 10 पे कट जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां से टी कॉमन ले लिया, टी को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 14 माइनस में 5t बन जाएगा, ये 14 माइनस में 5t बराबर 0। इसका मतलब क्या, 14 माइनस 5t बराबर 0, एक तो देखो t गुणा में 14 माइनस 5t बराबर 0। इसका मतलब ये है, या तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि x इंटू में x प्लस 5 बराबर 0, इसको हम लोग कैसे करते हैं मैथ के सवालों के अंदर, या तो इस x की वैल्यू 0 या x प्लस 5 की वैल्यू 0, या तो ये इस x की वैल्यू 0 है या x प्लस 5 की वैल्यू 0 है, यहां से x की वैल्यू हम लोग -5 निकाल लेते हैं, याद भी होगा आप लोगों को सवालों के अंदर ऐसे करते हैं। तो हम x की वैल्यू तो 0 नहीं लेते ना, x की वैल्यू 0 करते हैं तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसकी वैल्यू, सेकंड वाले की वैल्यू उसको हम लोग लेके चलते हैं, यानी टाइम की वैल्यू तो हमको 0 करनी ही नहीं, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो टाइम तो 0 लगना ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हम लोग 0 नहीं करेंगे, यानी हम लोग देखो 0 के बराबर, तो हम लोग 14 माइनस 5t को 0 के बराबर लेंगे, यानी 14 माइनस 5t किसके बराबर हो गया भाई, 0 के बराबर हो गया, और 14 किसके बराबर हो गया, 5t के बराबर हो गया। ठीक है, हमें किसकी, t की वैल्यू निकालनी है, यानी t किसके बराबर हो जाएगा, 14/5 के बराबर हो जाएगा, इसको निकालोगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8 आ गया। अब हमको सवाल के अंदर क्या दे रखे, 2.8 सेकंड आ गया भाई, ये टाइम आया है। ये टाइम कितने का है, ये हमारा टाइम है, हाउ देन इट विल टेक डैश टाइम टू रीच इट स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो हमारा टाइम है ये है भाई ओवरऑल टाइम। ठीक है, ये हमारा कितना है, ओवरऑल टाइम आया है। अब हमको जो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना, यानी यहां से लेकर और यहां तक का जो पॉइंट है, यहां तक पहुंचने का हमको टाइम निकालना है। अब ये आया पूरा, यहां से आप गए जर्र, फिर घूम के ऐसे आए, ये इस पूरे का 2.8। हमको सिर्फ निकालना है यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लगेगा, तो यानी कि इसका हाफ करना पड़ेगा। अब पूरे का समय 2.8 है, तो आधा, यानी आधा इधर गया आधा इधर आया, उसका 2.8 है, यानी इसका आधा करना पड़ेगा। 2.8 का अगर आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी 1.4 आ गया। 1.4 वाला एक ही ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.43 सेकंड भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, यस यस यस। सुनील राजपूत सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भाई, पीछे करके दोबारा से देख लो, आपका मैथ कमजोर है ना, इसलिए समझ में नहीं आने लग रहा। ठीक है, मैथ अगर आपका सही है तो ये सवाल इजीली समझ में आएगा, और अगर आपका मैथ 0 तो समझ में नहीं। अब आधे बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि यहां से 0 के बराबर कैसे ले लिया। भाई मैथ के अंदर कंसेप्ट होता है, देखो यहां से मैंने टी कॉमन लिया, ये कौन पता है टी कॉमन कैसे आया, क्योंकि मैथ 0 है, बिना मैथ के भाई ये सवाल नहीं समझ में आएंगे, मैथ सीखो पहले। ठीक है, यहां से टी कॉमन ले लिए, एक टी यहां पर, एक टी यहां पर, एक टी को मैं अगर मैं बाहर निकालूं तो टी यहां पर आ गया, यहां से कितना बच गया, सिर्फ 14 बच गया। ठीक है, यहां पर ये माइनस का 10, माइनस का निशान, 2 5 10, 5 बच गया। यहां पर 2 टी थे तो 1 टी बच गया, क्योंकि 1 तो मैंने यहां पर बाहर ले लिया। अब मैंने क्या बताया भाई, अगर ये दोनों 0 के बराबर तो इनमें से एक चीज 0 के बराबर होगी, टाइम है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यानी 14 माइनस 5t 0 के बराबर हो गया, 14 बराबर 5t हो गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ था को नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है, चले आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल देखो, अगला कौन सा भाई, इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड। प्रश्न क्या पूछा है, एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड की तरफ, यानी ऊपर की तरफ फेंकाया गया, तो सीधी बात है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, एस की वैल्यू आपसे पूछी है आफ्टर 6 सेकंड, टाइम दे रखी है आपको 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये प्रश्न आपसे पूछा है भाई। ठीक है, और आपके अंदर, और इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा, जी है, जी की वैल्यू आप लोग ले सकते हो। ठीक है, 10 वगैरह जितने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। करो इस सवाल को सोल्व भाई। गुरुजी कुछ दिन से ज्यादा माइंड पे प्रेशर हो रहा है, कुछ ऐसा आइडिया बताओ जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। भाई 2-3 दिन बाहर घूमे आओ, नाना के बुआ के घूमे आओ, कहीं गांव के अंदर घूमे आओ, कहीं दिल्ली के अंदर चक्कर मारे आओ, 2 दिन का टूर बना लो बाहर जाने का, और तो कोई इलाज नहीं भाई।
अरे होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है भाई। अब जैसे मैं अगर कई दिन तक यही पढ़ाता रहता हूँ ना, मतलब जैसे जो भी क्लास से लेता रहता हूँ, तो मेरा भी माइंड खराब हो जाता है, मतलब बोरियत महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या जीवन मेरा यही है भाई, उठो, उठते ही क्लास लो, फिर दिनों वाली क्लास लो, बस पूरे दिन डेली यही काम करता रहो। मेरे भी ऐसे होता है। तो फिर मैं भी क्या करता हूँ भाई, दिन में अपना जैसे मतलब जैसे एक हफ्ता क्लास ले ली, फिर संडे वाले दिन मैं भी कहीं बाहर हंड के आता हूँ, नाना के चला गया, बुआ के चला गया, और कितने रिश्तेदारी के अंदर चला गया, जाके रह गए, ठीक है, डक डक डक। संडे वाले दिन तो मैं पूरे दिन हांडा करूँ, डक 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 डक, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। 60 मीटर बिल्कुल सबका बिल्कुल सही भाई। वही फॉर्मूला लगे, एस की वैल्यू पूछी है, एस किसके अंदर आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर भाई। ठीक है, एस की वैल्यू हमको निकालनी, तो एस का एस छोड़ दो। यू कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी 40 गुणा 6 प्लस में हाफ, जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 6, 6 गुणा 6 36। बस सीधा सोल्व करना, कुछ भी नहीं है भाई। 2 पंजे 10, 6 4 जा 24, 240 प्लस में 5 सिक्का 30 और 5 दिया 15, 16 17 18, 180। कितना है इसके अंदर, 60। ये गलत कैसे आने लग रहा है भाई। यू 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम 6 सेकंड है, तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड। गलत कैसे आने लग रहा है भाई ये। हाँ, हाउ गलत कैसे आने लग रहा है भाई। देखना कोई मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती करी है क्या। विस्थापन का परिमाण क्या होगा, कोई यूनिट चेंज ना करिए, देखियो भाई एक बार। अरे 60 तो आ गया, ठीक है, ये बताओ ना गलती क्या करिए, सवाल गलत कैसे आने लग रहा है। 60 सारे जने 60 लगा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये इसकी वैल्यू माइनस लेनी थी, सॉरी, इस 10 की वैल्यू माइनस 10 लेनी थी ना, ये एक्सेलरेशन माइनस 10 लेना होता है, तो ये माइनस की आ जाएगी ना, इधर ये माइनस लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 180। ठीक है, इसके अंदर से घटाओगे तो ये 60 आ जाएगा, मैं दोनों जोड़ने लगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, चीजें समझ में आई कैसे होया भाई। मैं ये भूल गया था, ये जी की वैल्यू माइनस 10 लेनी थी ना, ये माइनस 10 मैं प्लस 10 ले कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है। एक 20 मीटर, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई टावर थ्रो ए स्टोन। भाई एक लड़का है 20 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर बैठा और वहां से पत्थर फेंकता है। वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज, वेलोसिटी बतानी जिसकी आपका जो स्टोन है वो आपका ग्राउंड से हिट करेगा। देखो क्या चीज दे रखी है, आपको समझाता हूं भाई। जैसे हम लोग क्या करते थे, हर बार हम लोग ऐसे करते थे कि कोई भी चीज हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई चीज हम लोग ऊपर फेंकते थे, फिर वो चीज यहां पर इस पॉइंट से टक्कर मार के फिर वापस आती थी नीचे की तरफ। ठीक है, और जब वो ऊपर की तरफ जाती थी तो उसकी वेलोसिटी u होती थी, जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी v होगी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या है इस सवाल के अंदर आपको बताता हूं। जैसे कि कोई भी चीज है, अब इसके अंदर क्या देखें, वो व्यक्ति पहले से एक टावर के ऊपर बैठा है, वो यहां पर टावर के ऊपर पहले से ही बैठा है। यहां पर ये टावर है, ये टावर इस टावर के ऊपर बैठा है और यहां से वो पत्थर फेंकता है। ठीक है, यानी सीधी बात, स्टार्टिंग वेलोसिटी का तो कोई काम ही नहीं है, यू की वैल्यू तो जीरो होगी अपने आप ही, क्योंकि हमें कोई चीज ऊपर फेंकने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला व्यक्ति पहले से ऊपर बैठा है, तो यहां पर किसका काम है, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी का है, यानी यहां पर सिर्फ वी का काम है, यू का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या तो 20 मीटर हाइट टावर, हाइट है जो टावर की कितनी 20 है, यानी एस कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है आपको। ठीक है, वी हमको निकालनी है, यू की वैल्यू 0 है, पूछा क्या है विद इट्स द ग्राउंड, जी की वैल्यू वही 10। ठीक है, वही आपका जो 10 है वो हमारी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस सवाल के अंदर कैसे करेंगे, इसके अंदर आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। नो, क्योंकि उसके अंदर हमें वी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाए ना आप वाली, तो यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, तो हमें तो भाई वी की वैल्यू निकालनी, वी तो इसमें कहीं पे है ही नहीं, तो यानी ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी, बच गई ये वाली इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gS। ठीक है, इसके अंदर वी भी है, यू भी है, जी भी है और एस भी है। अब आप बोलो कई जन ये वाली क्यों नहीं लगाई, v इज इक्वल टू यू टी प्लस में जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू
u प्लस में gt, ये वाली क्यों नहीं लगाई, ये भी नहीं लगाई क्योंकि इसके अंदर भी s नहीं है, हमें s की भी तो वैल्यू दे रखी है ना। तो इसके अंदर हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करो भाई, v की जगह v स्क्वायर का v स्क्वायर, u की वैल्यू 0 होगी तो इसका रोल खत्म, बराबर में 2gs, g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, s की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, ठीक है। गुणा करो 2 10 20 20 20 400, 400 गया भाई, v स्क्वायर की वैल्यू 400 होगी, स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमें तो v की वैल्यू निकालनी है ना, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आएगी 20 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 20 मीटर पर सेकंड, सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वेरी गुड भाई, यस 20 20 20, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं भाई। फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली, ये फ्री फॉल मुक्त पतन, जल्दी पतन क्या होता है, ये फ्री फॉल क्या चीज है भाई, ये फ्री फॉल भाई वो चीज है भाई जब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे गिरने लग रहा है और इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, सिर्फ इसके ऊपर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे। अब आप लोग बोलोगे जी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो गिरते हो, तो सारे फ्री फॉल के अंदर है, नहीं। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा है, अब मान लो आपने देखा भाई बाहर से बहुत सारे कई बार उपग्रह उल्का पिंड हमारे इसके ऊपर धरती के ऊपर आगे गिरते हैं, उसके अंदर ऐसे आपने देखा टूटता हुआ तारा बोलते हैं जिसको, उसके अंदर ऐसे आग लगी गिरती है। अब उसके अंदर हवा भी तो होती है, अब ये जो हमारा वातावरण है इसके अंदर हवा भी है। अब आप जैसे मान लो कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिराओगे तो आप ऐसे मान लो नीचे की तरफ आओगे तो आपके बाल हवा में नहीं उड़ेंगे, यानी हवा भी तो है और हवा उसको रोकने का काम भी तो करेगी, हवा उसके अंदर घर्षण का काम नहीं करेगी। जैसे आप सड़क पे जाते हो तो आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक आपकी गाड़ी को रोकने का काम नहीं करते, उसी टाइप से जब आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो हवा है, हवा भी तो आपसे टकराएगी, वो भी तो आपको रोकने का हवा मतलब हवा के अंदर कितने धूल के पार्टिकल्स वो भी आपको रोकने का प्रयास करें, यानी हर चीज आपको रोकने का प्रयास करे, यानी वो फ्री फॉल तो नहीं हुआ भाई। फ्री फॉल का मतलब ये है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे आपको नीचे खींचने में, आसपास की कोई भी चीज बीच में अड़चन नहीं बननी चाहिए, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल को किसको बोलेंगे हम लोग, फ्री फॉल भाई जब भी कोई वस्तु नीचे गिरती है, जब भी कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो वह केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरे, फोर्स की वजह से गिरे ना कि एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल यानी बाहरी चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर भी उसमें शामिल हों, ठीक है। यानी कि क्या है जब भी कोई चीज पड़ेगी तो क्या है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पड़े, उसके अंदर कोई बाहरी चीज, बाहरी हवा वगैरह चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, इसी को फ्री फॉल बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी फ्री फॉल अब कब होगा, फ्री फॉल तो तभी होगा जब हम लोग क्या वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई हवा नहीं होती, ठीक है। तो यानी फ्री फॉल किसको बोले, जब हमारा क्या वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तभी क्या हमारा फ्री फॉल संभव रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया, यानी वैक्यूम का मतलब जब हवा गायब हो जाएगी, ठीक है। आगे चले, आगे देखो भाई, बस इसके बाद एक पर्सन हो रह गया। When will a body be said to be falling freely? फ्री फॉलिंग कब बोलेंगे, when its mass is very small, गलत, when its weight is double, गलत, when only the force of gravity acts on it, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। जब क्या है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करे और एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया है। आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ मेसिव ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मेसिव का मतलब है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर वो धरती के ऊपर पड़ता फ्री फॉल के दौरान तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मेसिव ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा, मास हमारा घट जाएगा, क्या चीज होगी बताओ। लास्ट हमारा आज का प्रश्न बस, मोहित भाई मून पर मास सेम रहता, हाँ तो कर तो दिया भाई, हाँ तो कर तो दिया मेरे भाई, साहिल शर्मा कर दिया, मून पे मास सेम रहता है, चेंज कर तो दिया मेरे भाई। ए आया कुछ बच्चों का, बी आया भाई, बी क्या है वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ए क्या है वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
अब देखो आप खुद समझो, अगर क्या है फ्री फॉल के दौरान एक मेसिव यानी कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब ये तो है मान लिया 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल होने लग रहा है, तो अगर एक मेसिव ऑब्जेक्ट है तो इसकी स्पीड के अंदर क्या चेंज होगा बताओ? मास का तो कोई रोल ही नहीं होगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी बताओ? ये बड़े वाला है 100 kg वाला, अगर ये नीचे गिरा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सीईटी नहीं होगा भाई, सवाती जाखड़, इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। इंक्रीज इंक्रीज, वेरी गुड। अब आए ना लाइन पे, इंक्रीज हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी यार सिंपल सी चीज, अगर मैसिव भारी, मैसिव कौन होता है? भारी वस्तु, अगर कोई भारी वस्तु गिरेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, घटेगी कैसे यार? तुम घटाने कैसे लग रहे हो? मैक्सिमम बच्चे बी आंसर देने लगे भाई, किस ब्याह पे तुम लोग बी आंसर देने लगे हो? वेलोसिटी कैसे घट जाएगी ये तो बताओ। अब आप यार आप खुद देखो, एक तो मान लो 100 किलो का आदमी ऊपर से नीचे पड़े, एक 5 किलो का पड़े, बताओ तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? 100 किलो वाला ज्यादा जल्दी गिरेगी, उसके अंदर वजन ज्यादा है। ठीक है भाई, तो भाई ये प्रश्न थे भाई हमारे, और ये महाराज का दूसरा टॉपिक था ग्रेविटेशनल वाले का पार्ट 2। अब इसका जो पार्ट 3 वो हम लोग कल करेंगे, कल इस ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। और भाई इन प्रश्नों की पीडीएफ होगी और आपका हैंड रिटन नोट्स होगी, वो अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको रेलवे ग्रुप डीएनटीपी का कोर्स मिल जाएगा, उधर आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी भाई, ठीक है। प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स, प्रॉपर पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के पेपर भी उपलब्ध करवाए जाने लग रहे हैं। मैथ की क्लास अभी 11:15 बजे होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस शीट भी देने लग रहे हैं। रीजनिंग की क्लास शाम को 6 बजे होगी, दिन में 3:15 बजे जीके की क्लास होगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है बैच को ज्वाइन कर सकता है, 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना रह लो, खेच जाओ फटाफट से भाई, कल फिर मिलेंगे सुबह सुबह, ओके।